हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। आज हम मास्टर क्लास में क्लास 12 के चैप्टर 1 का जो हमने प्रीवियस क्लास में कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा था उसी को आगे लेके जाएंगे और उस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है। बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है, आपके काफी सारे कंसेप्ट इससे क्लियर हो सकते हैं। तो फटाफट आते हैं ये न्यूमेरिकल देखते हैं। जो स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन का वो काफी बड़ा है जिसे मैं स्क्रीन के थ्रू आपको शो करूंगा। बट राइट नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन एंड आई विल सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। बट जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन भी दिखाई देगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चन। ओके, तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वेट, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। व्हाट द क्वेश्चन इज, 3 charges Q1, Q2, Q3 each of magnitude Q are placed on the vertices of the equilateral triangle. So for that we need to have equilateral triangle like this, and on the vertices A, B and C, these are the vertices of this triangle, and having on the vertices it has charges, है ना। Let's say Q1, Q2 and Q3, and the triangle is equilateral triangle. So we know the property of equilateral triangle that each side is equal and each angle is of 60 degree, है ना। आगे क्या दिया हुआ है, length of each side of the triangle is L. Length of each side of the triangle is L. So this is L, this is L and this is L. Find the resultant force on the charge Q of the same nature which is placed at the centroid of the triangle. Basically, what is centroid? Centroid is, you can say, the point which actually exists between or on the intersection of the perpendicular drawn by from the vertices. So here we can say the centroid is here. So that is Q, है ना। So now we have to find what we have to find. We have to find the net force. We have to find the net force. What we have to find? We have to find a net force on charge Q, है ना, which is at the centroid. We have to find that. चलिए, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि क्या चीजें हमारे पास में है। सपोज कीजिए दिस इज A, B, C, these are the vertices. We know that each angle is of 60 degree. कोई दिक्कत नहीं है ना। 60 डिग्री 60 डिग्री, अच्छी बात है। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, 60 डिग्री, है ना। आ जाओ फटाफट। तो यहां से अगर हम बात करें कि ये चार्ज और ईच चार्ज इज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम पोलैरिटी, this is also given in the question. So each charge is of same magnitude and same polarity, and this test charge is also of same magnitude and same polarity, है ना। same polarity basically ये चार्ज। अब ये चार्ज जो है ये सेंट्रॉइड पे हो, ये चार्ज कहीं मूव नहीं कर रहा है ना। ऐसा नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, ये जो चार्ज है ये मूव कर रहा है ना। अगर आप बिलीव करिए, अगर ये चार्ज मूव नहीं कर रहा, अगर ये चार्ज मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब कि बैलेंस कंडीशन में इसका मतलब कि इस पर कोई फोर्स अगर इस चार्ज Q की वजह से लग रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, इसको हम लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर इस चार्ज Q पे कोई फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में लगेगा, और मैंने इस फोर्स का नाम क्या दिया है, फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू स्मॉल q, है ना। दिस वन, इस तरीके से। क्या सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कहीं इस डायरेक्शन में भी लग रहा होगा, है ना। इस डायरेक्शन में लिख सकता हूं, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ भी लग रहा होगा। ये जो फोर्स है तभी तो ये बैलेंस है। अब ये फोर्स तो साफ समझ में आ रहा है कि दिस फोर्स ऑन Q, दिस FQQ इज बिकॉज ऑफ दिस, ये छोटा वाला Q, इसके कारण इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है जिसे हमने ये लिख दिया। अब सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है जो ऊपर की तरफ A वर्टिसेस की डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स किसके कारण लग रहा है। आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पे चार्ज Q भी है और यहाँ पे चार्ज Q, बेसिकली Q2 एंड Q3, क्या ये दोनों चार्ज भी इस पर फोर्स लगा रहे होंगे?
Q2 के कारण इस पर जो फोर्स लग रहा है क्या वो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना? तो इट इज अगेन F Q। बेसिकली यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट करने के लिए Q1, Q2, Q3 को यूज करूंगा। बाद में हम लोग इन्हें रिप्लेस कर देंगे केवल Q से, क्योंकि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ F Q Q1, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड वो Q1 के कारण लग रहा है। ऑल्दो मैग्नीट्यूड सेम है, बट टू डिफरेंशिएट वी आर राइटिंग लाइक दैट। क्या Q2 के कारण इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना? और क्या एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, वो भी किसके कारण, Q3 के कारण। क्या हम उसे लिख सकते हैं F Q Q3, बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे अगर बहुत ध्यान से देखें तो जो फोर्स है F Q Q1 ये बैलेंस हो रहा है, और वो बैलेंस किस फोर्स से हो रहा है, इस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से। ये एक रिजल्टेंट फोर्स है जो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, और ये फोर्स रिजल्टेंट फोर्स किसका रिजल्टेंट फोर्स है, ये फोर्स F Q Q2 और F Q Q3 के कंपोनेंट से बना हुआ रिजल्टेंट फोर्स है। और कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो कंपोनेंट किस तरह का कंपोनेंट, देखिए फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें पता है कि अगर हम इस वेक्टर रिजोल्यूशन करें तो हमें पता है इसके कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनेंगे। और हमें पता है कि जो कॉस वाली टर्म होती है या कॉस थीटा होता है एंगल, वो हमेशा उस लाइन के साथ में या उस लाइन ऑफ एक्शन के साथ में बनता है जहां पर थीटा बनता है ना? तो अब यहाँ पे देख लेते, बहुत अच्छे से समझ लेते कि ये बेसिकली ये जो फोर्स है आपका, इसे मैं F डैश नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ? F डैश। ये क्या होगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट्स का कंपोनेंट्स का सम होगा। इस फोर्स का कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इस फोर्स का कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, दोनों का सम होगा। अब वो थीटा कितना होगा उस हिसाब से हम देख लेते। देखिए ये फोर्स, इस पे अगर थीटा बन रहा है, यहाँ थीटा यहाँ बन रहा है, तो ये ऑब्वियसली बात है ये वाला कंपोनेंट आपके पास में क्या हो गया, F। अगर इस फोर्स की बात करें F Q Q साइन थीटा, है ना? और इस कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, F Q Q3 साइन, दिस वन इज Q2, दिस वन इज साइन थीटा, है ना? तो ये साइन थीटा है। क्यों है साइन थीटा? क्योंकि थीटा यहां बन रहा है साहब। तो जहां थीटा बनता है वहां पे हम क्या लिखते हैं, वहां पे हम कॉस की टर्म को अज्यूम करते हैं। किसकी टर्म को अज्यूम करते हैं? कॉस के कंपोनेंट को। तो कॉस का कंपोनेंट इस फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, है ना? इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा F Q Q2 कॉस थीटा प्लस इस F Q3 का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वो देख लीजिए, F Q Q3 cos थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास में। अभी चिंता मत कीजिए कि यहाँ पे Q2 क्यों लिखा है, वो मैंने अभी बताया आपको कि हम उसे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे Q से, क्योंकि सभी चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम, और पोलैरिटी भी सेम। तो अभी हाल फिलहाल के लिए समझ लीजिए। अब यहाँ पे आते हैं F डैश की अगर हम बात करें, बेसिकली F डैश क्या है, F Q Q2। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ F Q Q cos थीटा की बारी आती है। तो बेसिकली थीटा क्या होगा ये समझेंगे आप। अब देखिए हमारे पास में अगर ये सेंट्रॉइड है और मैं इसको बोल देता हूँ ये O है, तो अब बहुत ध्यान से समझेंगे, O B C इस ट्राइंगल की अगर अपन बात करें, O B C, तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा, ये एंगल अगर टोटल 60 है यहां से लेके यहां तक, तो क्या ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का हुआ? बिल्कुल भाई साहब, सेंट्रॉइड है तो ये बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करता है। एंगल बाइसेक्टर क्या हो गया, जो एंगल है आपके पास में 60 डिग्री का, उसको बाइसेक्ट कर देगा, 30 डिग्री का हो गया। यहाँ पे सिमिलर ये भी कितना हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर की वजह से 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हम ट्राइंगल की बात करेंगे O B एंड C की, तो 30 और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। तो हमारे पास में बचा कितना एंगल बना, तो एंगल O जो बचा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का। अगर ये 120 डिग्री का है तो सेम इसका इक्वल एंड अपोजिट एंगल ये है, यहां से यहां तक टोटल कितना है, ये 120 हो गया। अगर ये 120 हो गया, ये अगर यहां से यहां तक 120 हो गया, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, ये
ये थीटा कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री का। इसका मतलब थीटा हमारे पास में कितना है 60 है। थीटा कितना है 60 है। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसे प्लस एफ वेक्टर क्यू क्यू। नाउ आई एम रिप्लेसिंग दिस Q2 by Q and Q3 by Q and cos थीटा। अगर हमारे पास में ये क्या हो जाएगा these two terms will get F Q Q cos theta and what is basically the theta F Q Q cos 60 डिग्री। क्या यही हो जाएगा F डैश है ना। ये हमारे पास में F डैश होगा। F डैश इज व्हाट जो कि ऊपर की तरफ लग रहा था वो फोर्स है ना। ये क्या हो जाएगा एफ क्यू क्यू। इसकी वैल्यू कितनी होगी एफ क्यू क्यू। भाई साहब अभी तो हमने ये निकाला एफ क्यू क्यू क्या हो जाएगा। दोनों की बात करेंगे एफ क्यू क्यू वन और एफ क्यू क्यू कॉस थीटा। तो बेसिकली यहाँ पे थीटा मिल गया और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है वो समझे। कॉस 60 तो हमें पता है ट्राइंगल। ये ट्रिक अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए है ना। अगर हमें ये नहीं पता है कि एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं 1 2 √3 cos 60 तो cos थीटा और थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो व्हाट इज बेस बेसिकली दिस इज परपेंडिकुलर दिस इज बेस दिस इज हाइपोटेनियस। ये हो जाएगा है ना। साहब इफ cos 60 यू आर आस्किंग दिस इज योर cos 60। cos 60 मतलब बेसिकली पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो साइन cos then tan। So cos stands for base upon hypotenuse, base upon hypotenuse. So this is what basically theta. If this cos 60 is there, अगर ये 60 है तो इसके सामने क्या हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर। तो उसके लेफ्ट साइड में ये हो गया हमारे पास में बेस और ये क्या है हमारे पास में हाइपोटेनियस। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 2 F Q Q cos 60। तो cos 60 is what basically 1/2। cos 60 is what 1/2। तो ये 1/2 इस 1/2 को कैंसिल कर दिया इस 2 को कैंसिल कर दिया तो आपको क्या मिलेगा F Q Q। भाई साहब दिस इज व्हाट योर F डैश नाउ दिस इज व्हाट योर F डैश। तो ये F डैश निकल के आ गया। अब देखिए जो फोर्स लग रहा होगा जो फोर्स लग रहा है F नेट की अगर हम बात करें तो वो F नेट है क्या बेसिकली वो F नेट है F Q Q1 माइनस F Q बेसिकली Q1 एंड दिस F डैश। क्या यही हो जाएगा नेट फोर्स जो लग रहा है क्या दोनों का सब्ट्रैक्शन है। एक फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है F Q1 जिसे हमने नाम दिया एक फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है जिसे हमने F डैश नाम दिया। क्या इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही तो नेट फोर्स है वही निकालना है वही निकालते हैं। तो F डैश तो हमें पता चल गया सर F Q है। इसकी वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं है ना। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं दैट इज F डैश। F डैश का कैलकुलेशन देख लेते हैं। F डैश निकालने की कोशिश करते हैं और F डैश जो हमारे पास में वो F Q है। बेसिकली F Q ये वाला F दिस वन F Q तो ये Q1 वाला है क्या ये है ना ये क्योंकि इस डायरेक्शन में काम कर रहा है F Q1 जो नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो सबसे पहले F Q1 निकालते हैं बिल्कुल शराफत के साथ में F Q1 नीचे की तरफ काम कर रहा है भाई साहब और किसकी वजह से है इस Q1 चार्ज की वजह से नीचे की तरफ काम कर रहा है उसे हम निकालते हैं। बेसिकली आप अगर देखें तो फोर्स के लिए फॉर्मूला हमारे पास में कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला है उसी को हम अप्लाई करेंगे और वो दो चार्जेस के बीच में लगता है। तो दो चार्ज हमारे पास में ये Q है और ये Q है इनके बीच में फोर्स लगेगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया उसका K Q कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय r स्क्वायर डिस्टेंस जो उन दोनों के बीच में। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या है OA। डिस्टेंस क्या है OA स्क्वायर। अब सर ये OA क्या चीज है और कैसे आएगी K Q। सबसे पहले तो OA निकालने की कोशिश करते हैं है ना कि OA किस तरीके से निकलेगा। तो आप देखिए हमारे पास में OA ये डिस्टेंस की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। अब ये कैसे मिलेगी OA आप बहुत ध्यान से देखिए। बेसिकली जो परपेंडिकुलर होता है ये A और लेटेस्ट से दिस पॉइंट इज D
ए डी परपेंडिकुलर है, सेंट्रॉइड जो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में वो इस परपेंडिकुलर को 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर देता है। अगेन सुनिए फिर से, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर होता है उसे सेंट्रॉइड रेशियो में डिवाइड करता है, और वो रेशियो क्या होता है? वो रेशियो होता है 2:1। जो रेशियो है वो रेशियो मैं आपको बता रहा हूं, रेशियो क्या है? 2:1। 2:1 तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब ये जो पार्ट है ये 2 हुआ, ये पार्ट क्या हुआ? 1। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे OA। बेसिकली OA क्या हो जाएगा? OA will be 2 divided by 3 of what? AD। OA जो है वो AD का कितना भाग है? कितने भाग के बराबर है? 2:3 है ना? 2:3। ये रेशियो और प्रोपोर्शन जब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा वहां पे हम इस तरीके से इसको करते हैं। तो ये जो आपके पास में OA है ये 2:3 के पार्ट में आ गया, और वो किसका है? टोटल AD का। अभी AD कितना है? यहां से यहां तक, तो AD निकाले पहली बात तो कि AD कितना होगा, AD कितना होगा, फिर हमें पता चल जाएगा। आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आप AD निकालने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा, और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा हमारे पास में? आई एम टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे लिखेगा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल टू फाइंड AD। क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं? टू फाइंड AD। इसके लिए AD क्या है ये पता करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं, दैट इज ADB। राइट एंगल ट्राइंगल ADB, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे अगर, तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज AD स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस बेटा BD है सर, BD स्क्वायर, BD स्क्वायर। सो AB इज व्हाट? AB इज L स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। AD हमें निकालना है, BD कितना होगा सर? अगर यहां से यहां तक की टोटल लेंथ L है, क्योंकि पूरी साइड सारी साइड्स कितनी है बेटा? इक्वल है, और हर साइड जो है वो L है। तो अगर ये जो आपके पास में परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर क्या करेगा? इस लेंथ को L/2 में डिवाइड कर देगा। तो BD क्या निकल के आया? L/2 का स्क्वायर। तो AD की बात कर लेते हैं, तो AD क्या हो जाएगा हमारे पास में? AD क्या होता है? AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? यहीं पे से सॉल्व कर देते हैं, यहां से आ जाओ यहां, है ना? कितना हो जाएगा? AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4। क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? नहीं आ रहा है समझ में? यहां पे आप वही सेम है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4। सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा? AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4। ये मिला है ना, ये हमें मिलेगा। क्या लिखेंगे आगे से? दैट क्या बन जाएगा? 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर क्या मिलेगा? AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3L स्क्वायर बाय 4, है ना? और अगर और फाइनली पता करें तो AD क्या निकल के आया? AD निकल के आया √3/2L। तो ये वैल्यू है AD स्क्वायर की, ये वैल्यू है AD की। जो यूज हो जाए इसमें क्वेश्चन में वो हमें यूज करना आ जाए। किस चीज की वैल्यू चाहिए थी हमें? तो वैल्यू चाहिए थी सर AD की, ये वैल्यू है ना, हमें तो ये वैल्यू चाहिए थी ये, और इसमें भी किसकी वैल्यू चाहिए? AD की। इसकी AD की। तो AD निकालते हैं। AD की वैल्यू क्या है हमारे पास में? यहाँ पे देखिए AD क्या है? √3/2 × L। तो यहाँ पे AD क्या है?
वो सॉल्व करके निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओए निकालना है। बहुत बढ़िया सर, है ना। नीचे जगह नहीं है सर, प्लीज रफ कर दीजिए सर। ओके, आ जाइए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हाँ, ओए निकालते हैं। क्या ओए? बेसिकली ओए क्या है? 2/3 इंटू एडी। एडी क्या है हमारे पास में? √3/2 इंटू एल। तूने इस 2 को काट दिया और हमें क्या बच जाएगा यहाँ पे? आगे चले जाइए तो 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 इंटू √3, ये है ही हमारे पास में, इंटू एल। इस √3 ने इस √3 को काट दिया तो हमें ओए कितना मिला? ओए मिला हमें 1/√3 इंटू एल। इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं? L/√3। कोई दिक्कत परेशानी जीवन में? नहीं सर, बिल्कुल सही सर। ये मिल गया ओए, और हमें फॉर्मूले भी चाहिए था ओए स्क्वायर। क्या चाहिए? यहाँ पे देखो, ये जो फोर्स दिख रहा है तुम्हें, ये फोर्स वो क्या था? KQQ/OA²। तो बेसिकली इसी चीज को यहाँ पर लिखते हैं, क्या आ जाएगा? F Q1 क्या चीज है वो हमारे पास में? KQQ/OA²। OA² मीन्स L/√3 का स्क्वायर, और उसका मतलब क्या हुआ? KQQ3/L², है ना भाई। √3 का स्क्वायर 3 ऊपर गया। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1। निकाल लिया सर। एक चीज तो हमारे पास में आ गई, और वो क्या है? FQQ1। नाउ नेक्स्ट वन जो हमें निकालनी, वो नेक्स्ट वन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ये F'। और बेसिकली F' हमारे पास में क्या था? F' हमने क्या निकाल लिया था? सेम F' हमने क्या निकाल लिया था? F' जो था हमारे पास में वो था FQQ, है ना, जो अभी निकाला हमने। बेसिकली उसमें 2 और 2 कैंसिल हो गए थे, है ना। तो ये FQQ क्या हो गया इस डायरेक्शन में? ये भी निकाल लेते हैं, है ना। चलिए सर, बहुत बढ़िया। तो हमने OA निकाला इस डायरेक्शन में। अब ये जो आपके पास में काम कर रहा है F', वो भी FQQ है, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? KQQ डिवाइड बाय क्या? अगेन जो आएगा वो OA² आ जाएगा, ये, है ना भाई साहब। चार्जेस के बीच में ये जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, मगर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस क्या? OA है। यस सर। और इन दोनों चार्जेस का जो रिजल्टेंट है वो भी इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, और उन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस OA है। तो OA² तो आना ही आना है ना। कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए भाई। इसका फोर्स इस डायरेक्शन में, इसका जो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है FQQ cos थीटा, वो बेसिकली उनके बीच में जो आ रही है डिस्टेंस है चार्ज के बीच में, क्या वो यही तो है? OA, है ना। तो OA आएगा, और OA की वैल्यू हमने बहुत अच्छे से निकाली। OA की वैल्यू कितनी थी बेटा हमारे पास में? OA²। सेम वैल्यू हो जाएगी KQQL/√3 का स्क्वायर। इट मींस आपको मिलेगा KQQ3/L²। लेट्स से दिस इज इक्वेशन सेकंड। और जैसे कि हमने अभी बात करी कि जो नेट फोर्स है, वो नेट फोर्स क्या है? Fnet। वो Fnet है हमारे पास में FQQ, और FQQ क्या निकला? ये क्वेश्चन 1। तो ये हमारे पास में हो गया KQQ3 डिवाइड बाय L² माइनस F' क्या आया? KQQ3/L²। क्या दोनों सेम है? यस सर। तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल सर। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? नेट फोर्स क्या हो गया? 0। नेट फोर्स क्या हो गया? 0। यही कारण है कि चार्ज जो है सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है और कहीं मूव नहीं हो रहा है। ये चार्ज कहीं मूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो नेट फोर्स है वो 0 होगा। तो यही वो तरीका था, इससे हमने इसे फाइंड आउट किया, है ना। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है, एग्जाम में आने की संभावना है इसकी। भी आ सकता है, मेनी टाइम्स हो सकता है आपकी वैल्यूज चेंज हो जाए, मगर क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, है ना। तो आई होप आज जो टॉपिक लिया आप लोगों को समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल
पूरे अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व हो सकता है, क्या अप्रोच इसमें यूज करनी चाहिए, मैंने पूरी वो कोशिश करी इसमें समझाने की, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और भी न्यूमेरिकल और थ्योरीज इस चैप्टर से रिलेटेड, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, से रिलेटेड हम लोग करेंगे सीरीज के अंदर। चलिए, उसके लिए आज के लिए आप लोगों का थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, गुड बाय बच्चा, एवरीवन, टेक केयर।